हेलो मैं अमोल मानगढ़े आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फिर देखिए सो एवरीवन, हम अभी तक हमारे 6 एनसीईआरटी के 10 अध्याय पूरे क्या कर चुके हैं, अच्छे तरीके से धूमधाम तरीके से मैं आप लोगों का कंप्लीट करा चुका हूँ। तो फिर आज देखिए, आज हमारा 11वां अध्याय मतलब कि 11 नंबर चैप्टर का नाम है नगर साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य मतलब क्या नए राज्य किस प्रकार से क्या है, नए नए विकास में हमें क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। यही बात अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में अभी हमें देखना है। तो फिर देखिए सो एवरीवन, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक शब्द दिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब क्या, प्रशस्ति करके। क्या दिया गया है? प्रशस्ति। देखिएगा, प्रशस्ति का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। मतलब क्या एवरीवन हम सबके सब मतलब क्या, इस अध्याय में हम अभी कुछ राजाओं की, कुछ महाराजाओं की क्या देखने वाले, प्रशस्तियां देखने वाले। मतलब कि क्या, जिनके जो भी क्या थे, कवि थे, उन कवियों के द्वारा मतलब कि या उनके प्रशस्तियां में यानी कि मतलब कि क्या, कवि का क्या कहना है, उन सारी बातों का मैं अध्ययन यहाँ पे अभी क्या करने वाला हूँ, आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो फिर देखिए, इसमें सबसे पहले आता है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त कौन था, ये अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं पिछले अध्याय में समझा चुका हूँ, मतलब कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी समुद्रगुप्त की क्या देखना है, प्रशस्तियां देखना है। तो सो कैमरामैन अच्छे दिख रहे हैं हैंड राइटिंग वगैरह। चलो तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कवि ने इसमें देखिएगा, हाँ आओ देखिए, अभी ये क्या है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। तो फिर देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति करने वाले कवि का नाम है, उनके कवि का नाम है हरिसेन द्वारा। क्या है, उनके जो इसका नाम है, उनका नाम क्या है, हरिसेन। मतलब क्या, ये जो कवि था, उनके दरबार में एक कवि था हरिसेन नाम का, उस कवि ने क्या किया है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यहाँ पर लिखी है। तो फिर देखिए, प्रशस्तियों में मतलब क्या, प्रशस्ति का मीनिंग क्या होता है, प्रशस्ति किस प्रकार से बनाई जाती है, ये बात भी मैं आप लोगों की क्लियर करा चुका हूँ। बट लेकिन अभी हरिसेन का क्या कहना है इस प्रशस्ति में, ये चीज अभी हमें क्या करना है, अभी ये हमें अभी देखना है। तो फिर देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त को क्या, राजा बनने से युद्धों तक जीतने के लिए, युद्धों में जीतने की प्रतिक्रिया दी। उसके बाद में उनका पराक्रम, उसके बाद में उनकी शूरता, उनकी वीरता, सारी की सारी चीजों का क्या किया है, उस प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है। तो फिर देखिए, वहां ऐसे मतलब भरपूर प्रशंसा उन्होंने की गई है। तो फिर देखिए सो एवरीवन, आगे अभी हमें किताब में क्या मिलता है, इस टाइप का एक मैप्स दिखाई नजर आ रहा है, दिख रहा है कैमरामैन अच्छे से? हाँ, तो फिर देखिए, ये जो है, ये जो दिख रहा है हमें, ये मैप, इस मैप को क्या करना है, अभी आप लोगों को देखना है। इस मैप में देखिए, मतलब क्या, इस मानचित्र में देखिए, इस मानचित्र में आपको दिख रहा है मतलब क्या, आर्यावर्त के उन 9 शासक, मतलब हरे कलर का जो दिख रहा है, ग्रीन कलर का, मतलब कि ये बात अब मैं अभी आप लोगों को क्या करता हूँ, बैठ के एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, इसमें अभी क्या, ग्रीन कलर का जो मैप्स दिखाई दे रहा है, मतलब कि क्या, मतलब अभी इस प्रकार का क्या है, हमारा मैप है। इसमें क्या है, इसमें अभी हमारा क्या है, ग्रीन कलर का एक क्षेत्र दिया गया है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसमें इसे 9 शासकों का राज्य कहा जाता था। इसमें इसे क्या किया था, समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में उसे अधीन कर लिया था। और फिर देखिए, दूसरे उसके बाद में क्या, दक्षिणापथ के 12 शासक दिखाई देते हैं, जिनकी राजधानियों को क्या किया है, लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। देखिएगा, ये दक्षिणापथ की राजधानी दिख रहा है, ये दक्षिणापथ के बिंदुओं की राजधानी, इन्हें भी क्या किया था, समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में अधीन कर लिया था। और फिर देखिए, इसके बाद हमें पड़ोसी देश वाले आंतरिक गहरा बैंगनी कलर का, मतलब क्या, ये इस टाइप का कलर क्या है, वो आंतरिक बैंगनी कलर। उसमें क्या था, उसके लोग क्या थे, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के मतलब कि क्या थे, आंतरिक में आने वाले राज्य थे। और इसमें क्या, गण या संघ थे। इसमें क्या था, समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे, वो उपहार लाते थे। क्या लाते थे, उपहार, मतलब कि क्या, उनके लिए क्या लाते थे, गिफ्ट्स लाते थे।
और फिर देखिए उनकी आज्ञाओं का पालन करके उनके दरबार में वो रहते थे। और फिर अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है बाह्य इलाके के जो मतलब क्या, ये जो नीले कलर का जो दिख रहा है आप लोगों का, इस नीले कलर में क्या था मतलब क्या, इस नीले कलर को नीले कलर के शासकों को कुषाण तथा शक वंश इसमें आते थे। कौन से? कुषाण तथा शक वंश, दोनों के दोनों में क्या करा चुका हूँ, एक्सप्लेन आप लोगों को अच्छे से करा चुका हूँ पिछले अध्याय में। इसमें क्या आता था, इसमें अपने श्रीलंका के भी शासक आते थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने समुद्रगुप्त के अधीन में आकर समुद्रगुप्त की अपनी पुत्रियों से शादी करा दी थी। किससे? पुत्रियों से। मतलब क्या समुद्रगुप्त की जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, एक पत्नी थी या नहीं थी, एक के अलावा क्या थी, बहुत सारी अन्य उनकी पत्नियां थी। इस बात को हमें इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है, आप लोगों को समझ आएगा। देखिए तो फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इस पार्ट 1 का, वंशावलियां देखना है। मतलब क्या, बहुत से सारे वंश के क्या प्रशंसा किस प्रकार से दिखाई दी हमें। वंशावलियां तो फिर देखिए इसमें क्या मिलता है, इसमें अभी समुद्रगुप्त की क्या प्रतिपितामह और पितामह मतलब कि क्या उनके परदादा और दादा की क्या मिलती है उन्हें अभी हमें यहाँ पे क्या उनकी भी क्या मिली है, बहुत सी सारी इंफॉर्मेशन मिली है। मतलब क्या, उनकी माँ क्या थी, उनकी माँ कुमारी देवी, उनकी माँ क्या कौन थी, माँ थी उनकी कुमारी देवी जो क्या थी, लिच्छवी गण की थी। किसके गण थी? लिच्छवी गण की थी। और उनके पिता का नाम क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उनके पिता का नाम था गुप्त वंश पहले शासक थे, चंद्रगुप्त गुप्त वंश। देखिए उनके जो पिता थे वो क्या थे, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने क्या किया था, जो महाराजी धीराज पदवी को क्या किया था, हासिल किया था। किसे? महाराजा धीराज पदवी को हाँ, पदवी को भी वो क्या कर चुके थे, हासिल कर चुके थे। उसी पदवी को उसके बाद में क्या समुद्रगुप्त ने भी धारण किया। समुद्रगुप्त के मतलब क्या, उनके कुछ बेटों ने भी क्या मतलब कि ये क्या था, एक आनुवंशिक पदवी थी। मतलब क्या, उसके पीढ़ी और पीढ़ी चलने वाली थी, मतलब क्या उसके जनरेशन में आने वाली। और फिर अभी हमें इस बात का भी पता मिलता है कि समुद्रगुप्त के जो भी पुत्र था, उस पुत्र के दरबार में कौन थे, हमें खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और दूसरे कौन है, और आर्यभट्ट और कवि कालिदास, उनका भी क्या मिलता है, कवि कालिदास का भी हमें क्या मिलता है, हमें अच्छे तरीके से उनका इसमें वर्णन किया गया है, किसका? आर्यभट्ट और कवि कालिदास का। तो फिर अभी अगला पॉइंट आता है इसमें हमारा हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। मतलब कि क्या, अभी जो देखिए हमने ये जो प्रशस्ति थी, ये प्रशस्ति क्या थी, अभिलेख या मतलब क्या किसी कवि ने लिखी गई थी। लेकिन अभी ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की प्रशस्ति हमें क्या मिलती है, उनकी जीवन चरित्र पर लिखी मिलती है। किसके? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की। ओके, तो फिर देखिए हर्षवर्धन की क्या, देखिए हर्षवर्धन जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने 1400 साल पहले शासन किया। कब? 1400 साल पहले, मतलब क्या 1400 इयर्स एगो, मतलब क्या पहले उन्होंने क्या किया, शासन किया। और फिर बाद में इनकी जो प्रशस्ति लिखने वाले कवि थे वो कौन थे? कवि बाणभट्ट। कौन थे? कवि बाणभट्ट थे। और फिर देखिए कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवन चरित्र को क्या यहाँ पे दर्शाया गया, किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में। और फिर बाद में देखिए संस्कृत में, और फिर बाद में हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का उन्होंने क्या किया, वर्णन किया। मतलब कि क्या, मतलब इस हर्षवर्धन का मतलब किया राजा बनने तक। तो फिर बाद में राजा बनने के बाद उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, क्या उन्होंने मतलब क्या उनका कार्य क्या, उन सारी बातों का वर्णन हमें किसमें मिलता है? कवि बाणभट्ट के प्रशस्ति में हमें दिखाई देता है। और फिर बाद में काफी समय के लिए उनके दरबार में जो आए थे, देखिए तीर्थयात्री श्वेनस्तांग, जिनकी हमने बारी देख चुके अच्छे से। श्वेनस्तांग भी कौन थे?
ष्वेनस्तांग भी उनके दरबार में अच्छे तरीके से रह चुके थे। कौन? ष्वेनस्तांग, जो आप लोगों को समझा चुका है, कौन थे? चीनी तीर्थ यात्री थे। क्या थे? तीर्थ यात्री। पिछले ही चैप्टर में हो चुका है, पार्ट 2 में देख लीजिएगा जिन लोगों को याद नहीं है उसमें। ष्वेनस्तांग जो क्या थे? तीर्थ यात्री। काफी देर के लिए इस हर्षवर्धन की क्या थे, जिनके दरबार में रुके थे। और फिर बाद में उन्होंने भी इस ष्वेनस्तांग ने भी क्या किया, बहुत सी सारी वर्णन, बहुत सी सारी कविताएं, मतलब कि क्या क्या कविताएं या प्रस्तुति किसके ऊपर लिखी? हर्षवर्धन के ऊपर लिखी। और देखिए हर्षवर्धन क्या था? हर्षवर्धन अपने बड़े भाई और पिता के मृत्यु के बाद क्या हुआ था, थानेसर का राजा बना था। मतलब थानेसर का, किसका? थानेसर का। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थानेसर का। और फिर बाद में देखिए थानेसर का बनने के बाद उनके जो बहनोई थे, मतलब क्या बहनोई, मतलब क्या जीजा जिसे हम कहेंगे, उनके क्या थे, मतलब क्या वो थानेसर बनने के बाद उनके बहनोई का राज्य क्या था? कनौज पे था। किस पे था? बहनोई का राज किस में था? कनौज में। कनौज में उनका शासक था। किसका? उनके बहनोई का। मतलब कि क्या? जीजू का। मतलब क्या? उनके जीजू का किसमें था? कनौज में था। बट लेकिन पश्चिम बंगाल के लेकिन देखिए बंगाल के शासक ने उनकी क्या कर दिया, उनकी बहनोई की डेथ कर दी। मतलब कि क्या, उन्हें क्या हरा कर उन्हें मार दिया गया। तो फिर बाद में इस हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने इस कनौज को अपने क्षेत्र में क्या कर लिया, अपने क्षेत्र के अधीन करके इस बंगाल के ऊपर क्या कर दिया, बंगाल के ऊपर हमला करके बंगाल को हरा दिया। और जब इस हर्षवर्धन ने क्या किया, बंगाल को हराने के बाद उसने क्या सोचा, नर्मदा नदी और ये जो दक्कन पठार और नर्मदा नदी, इसके बारे में भी अच्छी जानकारी दे दूंगा। उसके आगे जाने की जब उसने सोचा, तो फिर तब उसे किसने रोका? तब उसे पल्लव चालुक्य ने रोक लिया। किसे? पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय ने। तो देखिए यहाँ तक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ऐसा समझता हूँ। और अभी हमारा अभी पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय कौन थे, इसके बारे में अभी जानना है। देखिए एवरीवन, आज मतलब क्या मेरे पीछे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स है। इस वजह से मैं आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा हूँ। तो फिर क्या कीजिएगा, आप लोग भी थोड़ा सा मतलब एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। सिर्फ इतनी बार थोड़ी सी मतलब क्या मेरी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है आज। मतलब क्या मैं थोड़ा बीमार हूँ, इस वजह से थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूँ। तो फिर आप लोग क्या करो, ज्यादा टेंशन मत लो। मैं और एक बार आप लोगों का किसी का मुझे कॉल या कुछ अगर मैसेज वगैरह आता है, इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम्स। अगला जो क्या है, पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन देखिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सही पढ़ा रहा हूँ। ओके, लेकिन आप लोगों को जैसे समझ में आता है वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। तो मतलब देखिए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य का राजा है। इसे अभी हम क्या करते हैं, इस प्रकार से उसे डिवाइड कर लेते ताकि क्या हो, हमारे समझ में आए। ये क्या है, हमारा पल्लव वंश, ये हमारा चालुक्य वंश। सही कर रहा हूँ ना? देखिए ताकि क्या होगा, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक बाद में देखिए चालुक्य और ये क्या थे, दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। किसके थे? दक्षिण भारत के क्या रहे, सबसे महत्वपूर्ण राजवंश रहा। कौन सा? पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, तो उसका राजा है। और फिर बाद में देखिए पल्लव का राज्य और उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली थी। यह जो पल्लव था, पल्लव का भी साम्राज्य कहाँ तक? कांचीपुरम। कौन सा? कांचीपुरम से लेकर क्या, कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। किस तक? डेल्टा तक। डेल्टा मतलब क्या, ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से ज्योग्राफी का पॉइंट हो, ज्योग्राफी मतलब भूगोल में समझा दूंगा। बट लेकिन अभी आप लोगों को एक मैं पॉइंट डेल्टा के बारे में बता देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। उसके बारे में मैं अच्छी जानकारी जब भी हमारा भूगोल स्टार्ट होगा उसमें अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा दोनों टाइप्स।
और फिर बाद में कांचीपुरम के क्षेत्रों में कावेरी नदी के डेल्टा तक था और चालुक्य का राज्यकाल तक था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के। क्या था उनका? चालुक्य का कहा था फिर इस चालुक्य का क्या था? कृष्णा और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के अंदर था। ये कौन है? पल्लव है, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चालुक्य भी क्या राजवंश है, ये उनके ये उनके क्या है, ये उनके राज्य का क्या है? विस्तार है और इसके राज्य का विस्तार है। और फिर बाद में आगे देखते हैं तो बाद में इन चालुक्य की राजधानी क्या थी? चालुक्य की राजधानी थी एहोल, एहोल। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। इसकी राज्य थी कांचीपुरम। और फिर बाद में ये जो एहोल था, इस एहोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये एहोल क्या था? सबसे पहले बहुत ही क्या था? व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। व्यापार के बाद में ये क्या मिला कि ये मतलब कि यह एक अच्छे तरीके से धार्मिक केंद्र बना, जो अभी हम मथुरा के नाम से जाना जाते हैं। किसके नाम से? मथुरा। मथुरा का पूर्व नाम क्या था? एहोल था। ओके। और फिर बाद में इसमें क्या था? पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं मतलब किया, ये जो पल्लव और चालुक्य क्या करते थे? एक दूसरे की क्या, ये जो राजधानियां जो रहती है, इस राजधानी के ऊपर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। मतलब कि क्या, ये जो थी राजधानियां, वही क्या थी? उनके राज्य की सबसे पावरफुल केंद्र रहते थे। इसके ऊपर ही वो क्या करते थे? डायरेक्टली आक्रमण करने की सोच रखते थे। और फिर बाद में पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। और अब ये पुलकेशिन द्वितीय किसका था? इस चालुक्य का राजा था। कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय जो क्या था? चालुक्य का एक महत्वपूर्ण राजा था, सबसे प्रसिद्ध राजा, जिसकी क्या की गई है? कवि रवि कीर्ति के द्वारा। किसी रवि कीर्ति के द्वारा क्या मिली? उसकी अच्छी तरीके से हमें प्रशस्ति मिलती है। उसने उसकी बहुत सी सारी क्या की है? तारीफ की गई। किसने? रवि कीर्ति ने अपनी पीढ़ियों के द्वारा चलती हुई इस सारी बातों का उसने इसमें वर्णन किया गया है। और फिर बाद में रवि कीर्ति के अनुसार ये जो था पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? जो हमने हर्षवर्धन देखे ना, इस हर्षवर्धन को भी क्या करा था? उसने हराया था। उसने भी क्या किया था? उसने हर्षवर्धन को रोका था ना, जब वो क्या जा रहा था? नर्मदा से दक्कन की तरफ जा रहा था। तो फिर बाद में रवि कीर्ति क्या करता है? रवि कीर्ति अपने प्रशस्ति में यह अनुसार के प्रशस्ति के अनुसार यह बताता है कि भाई जब से क्या हुआ? जब से अपने पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया है? हर्षवर्धन को हराया है। जब से मतलब क्या हर्षवर्धन के चेहरे के ऊपर वो हर्ष नहीं रहा है। हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। मतलब क्या, वो क्या हैप्पी फील नहीं रहा है। अभी वो बिल्कुल सा क्या है? हैप्पी नहीं। देखिए कोई भी इंसान क्या होता है? सिर्फ ऊपर से हैप्पी दिखता है, लेकिन वो अंदर से हैप्पी नहीं होता। अंदर से पूरा टोटल ब्रोकन होता है। जाने दीजिए, वो बात छोड़ो, आगे हम बढ़ते। और फिर बाद में क्या गया? चालुक्य की विजय क्या थी? अल्पकालीन थी। दोनों के दोनों क्या थे? महत्वपूर्ण थे। लेकिन उन्हें भी किसी ने तो हराया होगा ना। तो किसी ने हराया होगा। सोचो थोड़ा सा, आप लोगों के पास भी टाइम देता हूँ। तो इस चोल वंशों को समाप्त किया है राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। किसने? उन सारों का समाप्त कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने किया? राष्ट्रकूट ने किया। अभी राष्ट्रकूट वंश क्या है? वह अब हम क्या करने वाले? हमारे अगले क्या, अभी ये जो हमारे 6th एनसीईआरटी 7th एनसीईआरटी में हम राष्ट्रकूट के बारे में भी अच्छे तरीके से जानने वाले। सो फिर गाइस, इस तरीके से हमारा आज क्या होता है? आज हमारा पार्ट 1 अच्छे तरीके से समाप्त हो। बट लेकिन क्या मतलब है, बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत से ज्यादा कंफ्यूजन है। बट लेकिन गाइस मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आए इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। आज थोड़ा सा मतलब क्या है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बट लेकिन क्या करेंगे? आप लोग भी एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा मैं ग्रहित करता हूँ नहीं,
ऐसा मैं डायरेक्टली मानता हूँ। क्योंकि क्या हो, क्योंकि 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 मुझे क्या है, क्योंकि मुझे आप लोगों से अच्छी कुछ क्या है, अच्छी कुछ एक्सपेक्टेशंस वगैरह। चलो तो फिर सो गाइस, मैं अभी हमारा पार्ट 2 लेकर क्या लौटूंगा, बहुत ही जल्दी लौटूंगा। तब तक की गाइस अलविदा, जय हिंद, जय भारत।